हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो पेपर है आपका 8 सितंबर 2023 को शिफ्ट 3 में हुआ था, ठीक है। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 15 है, ठीक है। तो अभी देखिए, मैंने बीच में जो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेस्टिवल की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी थी, तो इसीलिए जो इस प्लेलिस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। बाकी देखिए, हम इसको भी देखिए अब स्टार्ट कर दिया है, तो इसको भी हम जो है कंप्लीट करेंगे प्लेलिस्ट को, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए आपको इनका लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम आपको कैलकुलेट करके बताना। अब एलसीएम देखिए फ्रैक्शन का हम कैसे लेते हैं, आप न्यूमिनेटर का तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, और डिनोमिनेटर का क्या करते हैं एचसीएफ लेते हैं। तो ऊपर अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ आप यहाँ पर लेते हैं। तो ऊपर देखिए यहाँ पर एलसीएम आपको ऊपर एलसीएम आपको कितना दिखाई पड़ रहा है, 1, 5, 4 और 8 का 40 दिखाई पड़ रहा है। और बट्टे के अंदर 6, 27 और 15 और 3 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको 3 दिखाई पड़ रहा है। तो आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताया गया 64 पाई वर्ग इकाई है, जहां बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। और यदि ऊंचाई 2 गुनी और त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करके बताना कितने वर्ग इकाई होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है बेलन का, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको प्रश्न में बताया गया 64 पाई है, तो यहाँ पर 2 पाई से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास जो है 32 आ जाएगा। और जबकि आपको प्रश्न में बताया गया कि यहाँ पर हाइट जो है वो त्रिज्या के बराबर है, यानी कि एच की जगह अगर हम यहाँ पर आर रख दें तो ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर 2r प्लस आर 2r इंटू में आर यानी कि 2r स्क्वायर बनेगा, और बराबर की साइड 32 है तो r स्क्वायर बराबर 16 बनेगा। तो r बराबर हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। और जबकि आपको यहाँ पर हाइट और त्रिज्या बराबर बताएगी थी, तो दोनों हमारे पास 4 यूनिट के आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है कि हाइट को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, एच डैश मान लेते हैं, इसको 2 गुना कर दिया जाता है। तो पहले 4 थी यानी कि 2 गुना करेंगे तो 8 यूनिट की हो जाएगी। और यहाँ पर त्रिज्या जो है अब मान लेते हैं r डैश है, और यहाँ पर जो है पहले हमारे पास जो 4 थी उसका आधा कर दिया जाता है, यानी कि अब हमारे पास ये 2 यूनिट की हो जाएगी। तो अब जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होगा वो है यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए आपको फॉर्मूला लिखना नहीं, आपको डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो 2 इंटू में आप आर डैश की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगी, और इंटू के अंदर 2 प्लस का 8 करेंगे तो ये 10 बनेगा, 10 इंटू में 4 करेंगे यानी कि 40 पाई आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो 3 से 3 कट गया, और यहाँ पर 2 इंटू में 1 यानी कि 2 बनेगा। और ये देखिए 3 दूनी का 6, बट यहाँ पर ये 2 माइनस का बनेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 7। और बट्टे के अंदर देखिए 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 1 इंटू में 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 बनेगा। और ये देखिए 3, 3, 6 और 1 7 बट्टे में बन जाएगा, तो 7 बट्टे 7 यानी कि 1 आंसर दिखाई पड़ गया। इसमें देखिए इनका मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्यानुपात आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो ये भी हम काफ़ी बार बना चुके हैं। हमें क्या करना है, अंडर रूट के अंदर दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पर जो है 7.2, और यहाँ पर देखिए बट्टे में 100 बनेगा तो उसका वर्गमूल तो 10 हो जाएगा, दिमाग में हम यहाँ पर रख लेंगे। और 9 8 72 होता तो 8 इंटू में 8 का तो वर्गमूल 8 हो जाएगा, और इंटू में 3 आएगा यानी कि 24 आएगा, और एक स्थान पर दशमलव लग जाएगा क्योंकि बट्टे में 10 भी था। तो दिमाग में आपको कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं करना था। इसमें देखिए यदि 5 वर्ष के लिए जो मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात आपको बताया गया, यानी कि प्रिंसिपल और एसआई का रेशियो आपको बताया गया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारे पास 10 यूनिट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमें कैलकुलेट करनी है। टाइम 5 वर्ष का बताया गया, डिवाइड करेंगे 100 से, तो पीआरटी डिवाइडेड बाय 100 से हमें ब्याज कितना मिलेगा भाई, 7 यूनिट का मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 14% आ जाएगा। इसमें देखिए एक वस्तु का मूल्य जो है 200 से बढ़कर 250 हो जाता है, तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है अभी 50 से बढ़ गया, और यहाँ पर कितने पर 200 पर, और गुणा 100 करेंगे तो 1/4 आएगा, और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। 108 रुपये प्रति किलोग्राम और 120 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय की पत्तियों को तीसरी किस्म के साथ यहाँ पर मिला दिया जाता है। तो इस अनुपात में यहाँ पर मिला दिया जाता है। यदि इस मिश्रण का मूल्य आपके पास यहाँ पर 125 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो तीसरी किस्म की चाय की पत्ती का प्रति किलोग्राम मूल्य आपको निकटतम पूर्णांक तक जो है सन्निकटित कैलकुलेट करके बताना। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो 108 रुपये की है चाय पत्ती जो है वो आपके पास यहाँ पर 2 यूनिट ली गई है, तो 2 इंटू में 108 करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो 120 रुपये प्रति किलोग्राम जो वाले आपने चाय पत्ती ली है वो हमारे पास 3 यूनिट है, तो 3 इंटू में कर देंगे यहाँ पर 120। और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो तीसरी किस्म की यहाँ पर चाय पत्ती ली गई है उसका मूल्य हमें बताया नहीं गया, तो वो हम यहाँ पर x मान लेंगे। और ये 5 यूनिट ली गई है, तो 5
इंटू में x करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे यानी कि आपस में मिला देंगे, तो जो मिश्रण प्राप्त होगा वो हमारे पास कितने यूनिट का होगा, 3 2 5 और 5 10 यूनिट का होगा। अब ये 10 यूनिट का जो मिश्रण होगा उसका मूल्य हमें बताया गया 125 है, तो यहाँ पर 10 इंटू में 125 कर देंगे, तो ये जो आपके पास मूल्य होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ये देखिए 216 बनेगा, ये 360 बनेगा, तो ये हमारे पास 360 और ये 576 बन जाएगा, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 5x इक्वल टू जो है 1250 में से माइनस कर देंगे 576, तो यहाँ से हमारे पास जो है कितना बच जाएगा 24 और ये 650 यानी कि 674 बच जाएगा, और ये 5x बराबर आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 5 65 हो जाएगा, बच गया 2 500 के 20 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 0.548, तो ये अप्रोक्सीमेट 135 के आपको दिखाई पड़ेगा। आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए पार्क की गई ई साइकिलों की संख्या औसत संख्या से कितनी बार अधिक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सभी का एवरेज कैलकुलेट करना, नंबर यहाँ पर बताए गए हैं साइकिल्स के, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल कितने डेटा हैं, 7 डेटा हैं, और आप इन सभी का टोटल करके 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 7 35, सभी का यूनिट डिजिट 5 है, तो यहाँ पर 5 7 35 का 5 हो गया, हासिल आ जाएगी 3, और यहाँ पर जो है आप ऐड करेंगे तो ये 5 4 9 और 4 13 और 2 15 और 4 19 और 6 25 और 3 28 और ये 3 31, यानी कि 315 और बट्टे 7 करेंगे तो ये हमारे पास एवरेज कितना आ जाएगा, 700 के 28 हो जाएगा, 7 5 35 45 का आ जाएगा। तो इससे ज़्यादा आपको देखना किस किस में दिखाई पड़ रहा है डेटा, तो ये 65 आपको इसमें ज़्यादा दिखाई पड़ा, इसके बाद यहाँ पर जो है 55 आपको इसमें ज़्यादा दिखाई पड़ा, तो 2 बार ही तो यहाँ पर ज़्यादा है, आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए यहाँ पर एक वस्तु को 955 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 845 में बेचने पर होने वाले प्रतिशत हानि के बराबर है, तो 6% लाभ अर्जित करने के लिए जो वस्तु को किस मूल्य पर बेचना है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखिए 955 में अगर उसको बेचा जाता है तो यहाँ पर प्रॉफिट होता है, यानी कि आप इसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। 845 में बेचने पर उसको लॉस होता है, यानी कि आप कॉस्ट प्राइस में से 845 को माइनस करेंगे, और ये जो प्रॉफिट और लॉस जो हो रहे हैं वो आपको प्रश्न में बराबर बताए गए। तो यहाँ से जब आप एक साइड करके इनको सोल्व करते हैं तो 2CP बराबर क्या आ जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये हमारे पास जो है कितना बन जाएगा 1000 और ये 1800 बन जाएगा, और यहाँ पर CP बराबर कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस SP कैलकुलेट करके बताना है। तो हमें 6% का प्रॉफिट चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास ये 900 है, ये अपने आप में 100% है, 6% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका हम 106% कैलकुलेट कर देंगे। तो ये 954 आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें देखिए A और B ने जो है 5 वर्ष के लिए एक साझेदारी की। व्यवसाय की शुरुआत में जो उन्होंने क्रमशः 36,000 और 58,000 का निवेश किया, तो 5 वर्ष के अंत में जो उनका कुल लाभ आपको प्रश्न में यहाँ पर बता दिया गया 94,000 था। इस लाभ में B का हिस्सा कैलकुलेट करके बताना है। तो आप क्या करेंगे, इनके निवेश का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ए ने जो है 36,000 की राशि निवेश की थी और ये 5 वर्ष के लिए निवेश की थी, और इसने जो है 58,000 की राशि निवेश की थी और ये भी 5 वर्ष के लिए निवेश करता है। तो यहाँ पर इनका जब रेशियो बनाएंगे, देखिए 5 से 5 कट जाएगा, तो ये 5 तो आपको लिखना भी नहीं था, और यहाँ पर ये 3 0 से 3 0 कट जाते, तो ये कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर सकते थे, और ये हमारे पास रेशियो 18:29 बनेगा, और यही आपके पास इनके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। जब आप यहाँ पर टोटल करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर 47 यानी कि 47 बनता है, जबकि प्रश्न में टोटल जो है प्रॉफिट आपको बताया गया कितना 94,000। तो डेटा आपको यहाँ पर देखिए 2000 गुना दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो है B का आपसे पूछा गया था, तो ये भी 29 ना होकर 2000 गुना करेंगे, यानी कि 58,000 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, आपको जबकि यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा होता है। इसमें देखिए एक लड़का जो है साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी जो है तय करता है, और 10 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से जो है चलने पर वह 10 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है। हालांकि 15 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलने पर वह 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। तो उनके घर और स्कूल के बीच की दूरी आपको कैलकुलेट करके बताने। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए उनके बीच घर और स्कूल के बीच की दूरी जो है वो आप डिस्टेंस D मान लेते हैं। तो ये अगर यहाँ पर जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर होती है तो ये इतने का टाइम लगेगा, जबकि यहाँ पर जो है मान लेते पहले जो टाइम लग रहा था वो T टाइम लग रहा था। इससे देखें यहाँ पर ये 10 मिनट देर से पहुँचता है, तो यहाँ पर प्लस का 10 करेंगे, बट इसको घंटे में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 0 से 0 कट गया। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर D डिस्टेंस जो है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर हो रही है, और यहाँ पर टाइम जो है 5 मिनट पहले पहुँच रहा है, तो 5 इसमें से माइनस करें
घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखिए 12 से 60 हो जाएगा, यानी कि 1/12 आएगा। तो यहाँ से अगर आप डी बराबर कैलकुलेट करें तो ये क्या बन जाएगा 10t, और यहाँ पर प्लस का ये बन जाएगा 10/60। ठीक है, वो 1 सेकंड 10/6 ही तो बनेगा, ये आपके पास यहाँ पर 10/6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप डी बराबर कैलकुलेट करें तो ये आपके पास यहाँ पर 15t, और ये माइनस का 15/12 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी डिस्टेंस आपके पास ये कैलकुलेट होकर है, और यहाँ पर डी डिस्टेंस ये कैलकुलेट होकर है, जबकि यहाँ पर डी डिस्टेंस जो थी वो हमारे पास सेम थी, बराबर थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10t और ये प्लस का 10/6 इक्वल टू कर देंगे 15t, और ये माइनस का 15/12। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे एक साइड हमारे पास 5t बचेगा, और इनको एक साइड करके सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है 10/12 और प्लस का हो जाएगा 10/6 प्लस का हो जाएगा 15/12। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 35/12 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 5 से कटेगा 7 5 से 35 हो जाएगा, यानी कि 7/12 आपके पास यहाँ पर t की वैल्यू आई। तो आप t की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, आपके पास डी डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। मैं देखिए मान लीजिए यहाँ पर रख देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपके पास 70/12 बनेगा, तो 70 और 20 या 90/12 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन मैं देखिए थोड़ी सी डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये देखिए 12 7 84 और 12 5 60, यानी कि 7.5 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, और इसमें देखिए रवि ने जो है रीटा को 1920 में एक लैपटॉप बैग बेचा, और यहाँ पर उसने जो है विनय को यहाँ पर 1280 में एक और समान लैपटॉप बैग बेचा। रीटा को लैपटॉप बैग बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ जो है विनय को लैपटॉप बैग बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर है। तो यहाँ पर 25% का लाभ अर्जित करने के लिए जो है रवि को लैपटॉप बैग किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए उसी टाइप का प्रश्न हमने पीछे बनाया था, उसी टाइप का ये प्रश्न है। देखिए 1920 में बेचने पर उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, और 1280 में बेचने पर उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। तो आप सीपी में से माइनस करेंगे विक्रय मूल्य, यानी कि 1280। तो यहाँ पर ये आपको बराबर बताया गया। तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करें तो 2CP बराबर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2000, ये 3200 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर CP बराबर जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। और यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके बताना है, तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट हमें 25% का चाहिए। तो आप चाहें तो 1600 का क्या कर सकते हैं, 125% कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/4 होती है, तो 4 पर हमें 1 का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 5/4 हम इसका कैलकुलेट करें तो 400 इंटू में 5 करेंगे, यानी कि 2000 आपको आंसर दिखाई पड़ेगा। इसमें देखिए एक छात्र के अंक आपको बताए गए 86 के स्थान पर जो गलती से 44 लिख दिए गए, और इससे कक्षा के औसत में जो है 3/2 की कमी आ जाती है। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, यानी कि 1.5 अंक की यहाँ पर जो है औसत में कमी आ जाती है। कक्षा में जो है छात्रों की संख्या आपको कैलकुलेट करके बतानी कितनी है। तो यहाँ पर देखिए ये 86 जो था ये हमारे पास यहाँ पर सही डेटा था, जबकि यहाँ पर 44 हमने गलती से लिख दी, ये गलत डेटा है। तो हमने क्या गलती की है भाई, 42 की यहाँ पर कमी, यानी कि 42 हमने कम लिखा है, इसलिए यहाँ पर एवरेज में जो इतने की कमी हो रही है। तो यहाँ पर 1.5 यूनिट की कमी हो रही है, मान लेते हैं x छात्रों में हो रही है, तो यहाँ पर जो इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि 42 के कारण ये कमी हो रही थी, तो ये बराबर 42 के होना चाहिए। तो यहाँ पर x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 420/15 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 15 दूनी का 30, 15 8 120, यानी कि कक्षा में जो 28 छात्र थे। इसमें देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करके बताना, जिसका आधार बताया गया 7 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई बताई गई 82। तो यहाँ पर जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। तो यहाँ पर जो है आपको दिखाई पड़ रहा है 41 इंटू में जो है 7 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट आपको 7 दिखाई पड़ गया। आंसर लगा दीजिए 287 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए 7 पुरुष 5 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए यह काम 7 दिनों में पूरा करना है तो कुल कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी आपको कैलकुलेट करके बताना। तो MDH/W वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। 7 पुरुष हैं और 5 दिन में, और यहाँ पर प्रत्येक दिन जो 8 घंटे काम करते हैं। बट्टे के अंदर टोटल वर्क जो हो हम यहाँ पर 1 यूनिट मान लेंगे, तो वो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं x पुरुष चाहिए, और यहाँ पर जो है 7 दिन तक यह काम करते हैं और प्रत्येक दिन जो है 10 घंटे काम करते हैं। तो ये बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों टोटल वर्क होंगे। 7 से 7 कट गया, 5 से यहाँ पर ये 2 बार कटेगा, और ये 4 दूनी का 8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना है, 4। इसमें देखिए एक मोटर नाव स्थिर जल में जो है 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तो नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में जो है धारा के अनुकूल
धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में जो 1.5 घंटे अधिक का समय लेती है, तो एक तरफ की दूरी आपको कैलकुलेट करके बतानी। तो यहाँ पर आप देखिए वो डिस्टेंस यहाँ पर d मान लीजिए, और यहाँ पर जो है धारा के प्रतिकूल की अगर बात करें तो x माइनस का y से आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ये टाइम आपके पास होगा। और धारा के अनुकूल की अगर बात करें तो d डिवाइडेड बाय x प्लस y ये टाइम होगा। इससे यहाँ पर 1.5 घंटे अधिक लगता है, प्रश्न में ये बताया गया। ठीक है, यहाँ पर x स्थिर जल में नाव की चाल है और y धारा की चाल है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। ये d/10 बनेगा और ये बराबर की साइड d/14 बनेगा और ये प्लस का हो जाएगा 1.5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो इधर आ जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर जो है 170 बट ये 14 पंचे 70 होता है, यानी कि 70 बटे में इनका एलसीएम आ गया। और यहाँ पर 7d माइनस का 5d करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 2d बचेगा। तो कैलकुलेशन मैंने थोड़ी सी यहाँ पर डायरेक्ट किया, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10 आएगा, 0 से 0 कट गया। और d बराबर यहाँ पर देखिए 15 7 105 और ये 2 बट्टे में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 105 का आधा करेंगे तो 52.5 जो है आपके पास ये किलोमीटर में डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए 30,000 पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से कंपाउंडेड यानी कि संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर 1.5 वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा, 18 महीने। अब 18 महीने ब्याज देखिए हमारा 6 महीने से कंपाउंडेड हो रहा है, 6 महीने से कंपाउंडेड होगा तो यहाँ पर 18 महीने के अंदर आपको पता है ब्याज हमारा 3 बार कंपाउंडेड हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये वार्षिक बताई गई, तो अर्धवार्षिक रूप से कंपाउंडेड हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आधा कर देंगे, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर 5% आ जाएगी। तो 5% से देखिए हम यहाँ पर जो है ट्री मेथड लगाने वाले हैं, तो 5% का ब्याज यहाँ पर मिलेगा पहली बार, यानी कि 3,000 का अगर आप 5% कैलकुलेट करते हैं तो कितना होता है, 1500 होता है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पर दूसरी बार भी 1500 का ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो 1500 का 5% 75 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरी बार भी देखिए 1500 का ब्याज मिलेगा यहाँ पर 30,000 पर, लेकिन यहाँ पर 1500 पर 5% का यानी कि 75 मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पर 75 का 5% कितना हो जाएगा, ये हमारे पास जो है 375 यानी कि 3.75 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम इन सभी का टोटल करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए 1500 3 बार आ रहा है तो 4500, तो ये हो गया। प्लस के अंदर 75 देखिए 3 बार आ रहा है तो ये आपके पास यहाँ पर जो है 225 हो जाएगा। और प्लस के अंदर ये 3.75 हम यहाँ पर करें तो ये 4725 और ये 4728.75 आपके पास यहाँ पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इसमें देखिए रीमा 59 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाकर जो एक निश्चित दूरी तय करती है और वह 43 किलोमीटर पर आवर की चाल से बाइक पर सवार होकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है, यानी कि डिस्टेंस यहाँ पर सेम हो जाएगी आने और जाने की। ठीक है, पूरी यात्रा के दौरान रीमा की औसत चाल एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपको देखिए फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको बता रखा है एवरेज स्पीड का, क्या होता है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस का y। अब यहाँ पर ये x मान लेते हैं स्पीड और ये y स्पीड मान लेते तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। अब फॉर्मूला आपको तो एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है बस। और बटे के अंदर इन दोनों का टोटल जो है वो हमारे पास 102 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से कटेगा ये 51 आ जाएगा। और यहाँ पर ऊपर गुणा कराएंगे तो दे देखें यहाँ पर 59 का 3 गुणा, तो ये हमारे पास जो है 177 हो जाएगा। और हासिल आ जाएगी 17। 59 का 4 गुना ये 236 हो जाएगा। और 236 में अगर आप 17 ऐड कराते हैं तो ये 253 हो जाएगा। और बटे के अंदर 51 है। तो ये देखिए ऊपर अप्रोक्सीमेट 2500 के पास हमारे पास डाटा हो और यहाँ पर बटे में जो है ये हमारे पास 50 के अप्रोक्सीमेट डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप 2500 में 50 का डिवाइड करते हैं तो 50 के अप्रोक्सीमेट आना चाहिए। और 49.75 ये आपको 50 के अप्रोक्सीमेट आंसर दिखाई पड़ेगा, आंसर लगा दीजिए। ठीक है, बाकी आप डिवाइड करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें देखिए ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को जो है 15 दिनों में कर सकता है। वे साथ मिलकर 2 दिनों तक काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है। अब शेष काम को पूरा करने में बी को जो है कितना टाइम लगेगा। देखिए ए आपको बताया गया 10 दिन में कर सकता है, बी आपको बताया गया 15 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम 30 ये आपके पास यहाँ पर टोटल वर्क हो गया। और यहाँ पर 3 यूनिट इसकी एफिशिएंसी हो गई, 2 यूनिट इसकी एफिशिएंसी हो गई। आपको प्रश्न में बताया गया कि यहाँ पर जो है
ए और बी जो है ये दोनों मिलकर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बी ए जो है ये छोड़ देता है। अब यहाँ पर बी बचा है। अब मान लेते हैं बी से इस काम को टी टाइम में कंप्लीट करता है और ये बराबर टोटल वर्क हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ आपने कैलकुलेट किया 30 यूनिट का, ठीक है। तो बराबर 30 के कर 30 है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट और इसकी 2 और यहाँ पर ये 2, तो ये 2t बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 10 इधर होकर माइनस होगा, यानी कि बराबर की साइड जो है हमारे पास 20 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर t बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 10 दिन का टाइम लगेगा। आंसर लगा दीजिए। बी को शेष कार्य करने में जो है 10 दिन का टाइम लगेगा। इसमें देखिए वर्ष 2020 में विद्यालय पी और आर की मिलाकर जो है कुल आय, और वर्ष 2022 में मिलाकर जो 2022 में जो है विद्यालय क्यू एस और टी की जो है मिलाकर कुल आय जो है उनका आपको अनुपात यानी कि रेशियो कैलकुलेट करके बताना। तो 2020 में यहाँ पर देखिए पी का और यहाँ पर जो है आर का 49 और ये 63 ऐड कराएं तो ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 112 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपको क्या करना है 2022 में देखना है, 2022 में किसका, ये आपको यहाँ पर देखना है क्यू का और यहाँ पर एस का और यहाँ पर टी का। तो यहाँ पर इनका टोटल करते हैं तो ये हमारे पास 71 और ये 60, 131 और ये 77, यानी कि 208 आपके पास ये बनेगा। तो 4 से डिवाइड होगा 2800 के 112 हो जाएगा, ये हमारे पास 52 आ जाएगा। और 4 से फिर से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 7:13 आपके प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको देखिए किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के 20 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।